द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आजकल हमारे जो किसानों में तरह तरह के जो विषय चल रहे हैं उसके ऊपर भी मुझे आपसे एक बात रखनी है कि जो किसानों को बरकलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी जैसे केंद्र सरकार ने किसान की आय डबल कैसे हो इसके लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। आत्मनिर्भर भारत में भी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और साथ ही जो 3 कृषि बिल जो कानून बने हैं उनका भी हेतु यही है कि हम एक खुली मार्केटिंग व्यवस्था किसानों को दें, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारे विपक्षी लोगों ने, कुछ किसान संगठनों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा एमएसपी वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अभी हरियाणा में हमने पिछले 1.5 महीने से जो प्रोक्योरमेंट किया है, चाहे वो धान का किया है, चाहे वो बाजरे का किया है, चाहे मूंग का किया है, मूंगफली का किया है, और ये जो सारा कपास की हमारी प्रोक्योरमेंट चली है, तो ऐसी सारी जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो सब मंडियों के माध्यम से हो रही है, सभी एमएसपी के ऊपर हो रही है। कभी भी ये मंडियां ना समाप्त होने वाली हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि और बढ़ाई जाएंगी। एमएसपी समाप्त होने वाला नहीं है। तीनों कानूनों के कारण से तो अगर कहीं किसान को एक और अवसर मिल रहा है कि एमएसपी के से ज़्यादा रेट अगर कहीं बाहर खुली मंडी में, प्राइवेट मंडी में उसको मिलता है तो जाकर के अपने अनाज को बेच सकता है। इससे पहले वो खुले में अपना अनाज बेच भी नहीं सकता था। तो हम लोगों ने अपने यहाँ हरियाणा में केंद्र सरकार की योजना से तो धान इस बार प्रोक्योर किया है, आगे रबी में गेहूं प्रोक्योर करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो ऐसी चीज़ें केंद्र ना भी करे हम उसको प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है और इसके अलावा सरसों है। ये सब चीज़ें हम यहाँ प्रोक्योर कर रहे हैं और मुझे इस बात का दुख है कि इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट आसपास के प्रदेश नहीं कर रहे हैं। ना वो पंजाब कर रहा है, ना वो राजस्थान कर रहा है। और दुखद एक विषय ये है कि राजस्थान में बाजरा न खरीदने के कारण से वहाँ 1300-1400 रुपये का रेट है। वहाँ से एक जो दुखद पहलू है जिसके लिए मैं अपने यहाँ के किसानों को, अपने व्यापारियों को आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान से एक थोड़े लालच के लिए हम जो बाजरा खरीद करके यहाँ ला के बेचना चाहते हैं वो एक बहुत अच्छा विषय नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कुकृत्य है, क्योंकि उसके कारण से हरियाणा के किसान का नुकसान होने वाला है। बाजरा जो खरीदा जाएगा उसका सरकार को भी नुकसान है। पिछली बार हमने हरियाणा के अंदर लगभग 3 लाख मीट्रिक टन ये बाजरा खरीदा था और इस बार 6 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है और अभी भी कहीं कहीं किसानों का बाजरा बाकी है। लेकिन शिकायतें बहुत मिल रही हैं कि राजस्थान का बाजरा वो निरंतर यहाँ पर कुछ व्यापारी, कुछ आड़ती और कहीं कहीं किसान बंधु भी उनके साथ मिल करके उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं उन किसानों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो अंतोगत्वा हानि हमें ही होगी, हरियाणा के किसान को होगी। हरियाणा के किसान का बाजरा रह सकता है, तो इसलिए हम लोग इसकी सावधानी को बरतें। हमें अपने प्रदेश के लिए, अपने किसानों के लिए, उनके हित में कोई नुकसान उठाना तो हम उठाएंगे, लेकिन किसी और प्रदेश के हित में हम ऐसा कोई काम करें ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार आजकल एक जो दूसरी समस्या वो आ रही है पंजाब में, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के और लोगों ने जिस प्रकार की हड़ताल, स्ट्राइक, रेल रोको ये सारे अभियान चलाए हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ की गतिविधियाँ वो प्राय ठप हो गई हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ी जो समस्या किसानों की आने वाली है वह है यूरिया खाद की। वहाँ यूरिया खाद उपलब्ध न होने पर हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी खाद जो है वो यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ सप्लाई किया जा रहा है, जो छोटे तुच्छ एक हमारे किसी लाभ के लिए हम इस काम को करते हैं। तो इस काम को भी किसान ज़रा सावधान हो जाए। उनको अपील करता हूँ कि अपने यहाँ का यूरिया पंजाब की तरफ न जाने दें, कहीं ऐसा ना हो कि हमको कठिनाई आ जाए, क्योंकि यूरिया एक सीमित मात्रा में ही मिलता है, जितनी प्रदेश की आवश्यकता होती है उतना मिलता है। यदि हमारे यहाँ का खाद दूसरे प्रदेश में जाता है तो इसका आखिरकार जो हानि होने वाली है, उसकी कठिनाई होने वाली है, वो अपने प्रदेश के लोगों को होने वाली है। इसलिए पंजाब के बॉर्डर के साथ लगते हुए सब किसान भाई, व्यापारी भाई, इन सब को मेरा आह्वान है कि इस विषय को भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बचा करके रखें। एक अपील मेरी है
कि अभी जैसे धान की पराली है, धान की पराली इसको जलाने का काम ये किसान पहले करता था, क्योंकि उसके पास इस प्रकार का कोई और अतिरिक्त रास्ता नहीं था कि उस पराली का वो क्या करे। लेकिन आज पराली का उपयोग होने लग गया है। पराली जो है गत्ते की फैक्ट्री में, अन्य बहुत से व्यवसायों में वो खरीदी जाने लगी है, ईंधन के रूप में उसका काम आता है। बासमती की पराली है वो चारे के लिए भी काम आती है। तो इसलिए इस पराली को जलाने के बजाय उसको बेलर से इकट्ठे करके उसकी बिक्री करना, लगभग 1500 रुपया पर मीट्रिक टन ये पराली आज भी बहुत आराम से बिक रही है। तो इसलिए ये जो पराली बिकने का काम है, इसको अगर 1500 मीट्रिक टन है और 1 एकड़ में यदि 2 मीट्रिक टन भी पराली होती है तो 3000 रुपये की अतिरिक्त आय ये हमको हो सकती है। इसलिए सरकार ने इसमें बहुत से साधन भी उपलब्ध कराए हैं और हम सरकार की ओर से उसमें अनुदान भी दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, पराली जलाने से जो प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से जो हवा में जिस प्रकार का प्रदूषण के पार्टिकल्स फैलते हैं तो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं, श्वास लेना दूभर होता है। इधर से कोरोना फेफड़ों पर असर करता है, उधर से प्रदूषण ये फेफड़ों पर असर करता है, तो हमारा जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए जीवन जीना ये आवश्यक है। थोड़ी छोटी मोटी कठिनाइयाँ झेलना ये हमारे लिए हम सहन कर सकते हैं, उससे हमको बच कर रहना चाहिए। इसलिए पराली को जलाने का काम ये हम न करें, ये भी एक अपील मैं आपको करना चाहता हूँ। इसी के साथ हमने पिछले वर्ष आज से 6 महीने पहले योजना बनाई थी कि हम जमीन के पानी को, भूजल को कैसे बचाएं और वर्षा के पानी के माध्यम से ज़्यादा पानी जल संरक्षण के माध्यम से भूगर्भ में कैसे हम भेजें। तो इस नाते से हमने जो योजना बनाई थी, मुझे खुशी है कि लगभग 75,000 एकड़ ऐसा जो किसानों ने संकल्प किया कि हम धान की बजाय अन्य फसलों की बुआई करेंगे, जिसके बदले में हमने उनको 2000 रुपया तुरंत नगद दिया था बुआई के समय और 5000 रुपया अब फसल होने के बाद बिक्री के समय उनको दिया जा रहा है। ऐसे 7000 रुपया प्रति एकड़ उनको लाभ भी दिया जा रहा है। इस पर जितने किसानों ने अमल किया उनको तो मैं बधाई देता हूँ, सराहना करता हूँ। लेकिन इस अगले वर्ष में इस बात को ध्यान में रखेंगे और ज़्यादा किसान भी इस ओर आएंगे तो मैं समझता हूँ जल जो है वो एक विरासत के रूप में हम अगली पीढ़ी को दे करके जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत, ये हमने नारा दिया है, इसके ऊपर भी हमको भरपूर उपयोग करना है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अभी किसानों ने जो 3 बिलों के विरोध में जो एक आह्वान किया हुआ है कि दिल्ली जाने का, मेरी अपील है कि इस प्रकार के किसी प्रकार के दिल्ली जाने के जो कार्यक्रम में आप लोग भाग न लें, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंतोगत्वा ये जो तीनों कानून, जैसा मैंने पहले बताया, ये किसान के हित में है और आप लोग जब 1 साल भर में और आगे चल करके देखेंगे तो आपको इसके लाभ जानकारी मिलेगी। और चूंकि अब ये कानून बन चुके हैं तो किसी भी प्रदेश के लोगों को इसकी ओर आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इसका लाभ नहीं होगा, ये मेरी आपसे अपील है। अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को इस समय की प्रोक्योरमेंट में कुछ कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी। उनकी मंडियों के अंदर उनको टोकन मिलने में कठिनाई आई है, बिक्री में कठिनाई आई है, या कहीं पेमेंट देरी से हुई है। अब इसके कारण ये थे कि इस बार हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इस बार जितनी भी प्रोक्योरमेंट हुई है सब ऑनलाइन की गई है, कंप्यूटर के द्वारा की गई है, ताकि जितनी हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जितनी जानकारी किसान ने दी है उसकी उतनी यानी फसल जो है ठीक से बिकनी चाहिए। उसकी फसल की कीमत किसान को सीधी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो माल है, धान है, ये जो भी फसल है ये किसान की होती है, मालिक किसान है। इसलिए किसान अगर बेच के जाता है तो उसके खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। इस बार ये सारी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा बैंकों के माध्यम से जो किया गया काम है, मंडियों के माध्यम से किया गया काम है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई आई है। और मैं किसान को विश्वास दिलाता हूं, किसान भाइयों को, कि ये अगली प्रोक्योरमेंट जो रबी की होने वाली है, रबी की प्रोक्योरमेंट में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हम नहीं आने देंगे। अभी से उसकी तैयारी करेंगे। सब जानकारियां जो आप लोगों के द्वारा हमको मिलेंगी, जो भी मंडी के यानी लोगों के द्वारा मिलेंगी, आड़तियों के द्वारा मिलेंगी या किसान प्रतिनिधियों के द्वारा मिलेंगी, उन सब कठिनाइयों को दूर करके हम इस अगले महीने में एक एक बात पर विचार करके उसको दूर करेंगे। आने वाली रबी की फसल में कोई भी कठिनाई आपको ना आए, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम किसान के हित में, क्योंकि हमारा प्रदेश ये कृषि प्रदेश है, किसान का भला तो सबका भला,
इस नाते से इस ओर आगे बढ़ेंगे। एक जो मुझे अपील करनी है वो अपने कर्मचारी भाइयों से करनी है। हमारे कर्मचारी भाई देख रहे हैं कि ये कोरोना का जो समय चला है, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे कर्मचारी भाइयों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। चाहे वो कोरोना योद्धा के रूप में उन लोगों ने काम किया हो, और चाहे बहुत से लोगों ने आर्थिक दृष्टि से योगदान किया। करोड़ों रुपए का योगदान हमको कर्मचारी भाइयों की ओर से मिला। जहाँ व्यापारियों से मिला, जहाँ उद्योगपतियों से मिला, कंपनियों से मिला, वहाँ कर्मचारियों से भी बहुत बड़ा योगदान मिला है, जिसका उपयोग हम लोग इस कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना के इलाज के लिए, जो नीडी पर्सन हैं, ज़रूरतमंद आदमी हैं, उनको सहायता करने के लिए, इसके लिए हमने किया है और कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग उसके अंदर योगदान कर रहे हैं, उनका सबका बहुत बहुत आभार है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ध्यान में आता है, मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों की कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी, कोई डिमांड्स जो है उनकी उचित नहीं होंगी, उचित भी हो सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार के संकट के दौर में इस समय सारा प्रदेश, सारा देश ये निकल रहा है, ऐसे समय में हमको कुछ समय के लिए उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें जो भी कुछ मिलता है, चाहे वो सरकार से मिलता है, वो ठीक है कि हम अपने काम के बदले में लेते हैं, बदले में हमको समाज की सेवा करनी होती है। तो समाज की सेवा करना इस समय हमारा परम कर्तव्य है। आज कोई कठिनाई हमको है भी सही, तो उस कठिनाई को इस नाते से भी हम देख सकते हैं कि हमारे से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता, एक भी व्यक्ति उस प्रकार का कमाने वाला नहीं है जितनी कमाई हमारी होती है, जितने सैलरी हमको मिलती है। तो इस नाते से अपने से नीचे, अपने से कम वालों को देख करके हमको आगे बढ़ लेना चाहिए। हम उन गरीबों के लिए सबसे पहले सोचें जिसके परिवार के अंदर भी 2 समय का भोजन नहीं बनता, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है। इसलिए हम सब कर्मचारियों की सब मांगे, सबको ठीक करेंगे। इस संकट के दौर में से बाहर अपने को निकलना चाहिए। ये वर्ष सरकारों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो इस वर्ष में हमको लगता है कि हमारा जितना भी रेवेन्यू है उसमें लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए उस रेवेन्यू की, उस प्राप्ति की कमी रहेगी। तो इस कमी के कारण से कहीं भी कोई नई मांग ये मानना उचित नहीं है। इसलिए कर्मचारियों के सब वर्गों से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो वर्ष है ये ना आंदोलनों का है, ना धरनों का है, ना प्रदर्शन का है, ना मांगे मनवाने का है। इसलिए आप लोग धैर्य रखें, आप लोग समाज के हित में काम करने के लिए आगे आएँ। निश्चित रूप से इस समाज का भला होगा, हमारा सबका भला होगा, हमको सबको भविष्य एक हमारा उज्जवल होगा। एक ब्राइट हरियाणा, एक नया हरियाणा बनाने के लिए हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। नए नए तरीके, नए नए विषय, नई नई कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो आईटी के माध्यम से बहुत सी चीज़ें ऐसे ला रहे हैं। धीरे धीरे ये जानकारी आपको मिलेंगी। आने वाला जो हमारा 25 दिसंबर है, जिसको हम सुशासन दिवस कहते हैं, उस दिन भी कई योजनाएं, कई घोषणाएं करेंगे जो आपके सामने आएंगी। तो अंत में मैं सभी अपने हरियाणा समाज के बंधुओं से, भाइयों बहनों से ये अपील करूंगा कि पहला विषय कोरोना से बचने के लिए जो अपील की है उस पर ध्यान दें। और इसी प्रकार से किसान भाइयों से कहा है कि वो इस समय धैर्य रखें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो तीनों कानून हैं किसानों के हित में हैं, कोई इनको नुकसान होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार कर्मचारी, ये वर्ष हमारा किसी प्रकार के ऐसे विषय उठाने का, प्रदर्शन करने का, धरने करने का नहीं है। तो इसलिए इन सब विषयों को लेकर के आज मैंने आपसे अपील की है, आप इस पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से हमारा नया हरियाणा ये आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।